सोचिए अगर आपको किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां इंसानियत खत्म हो चुकी हो और जिंदगी का मतलब सिर्फ एक पानी की बूंद तक सिमट गया हो। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे रेगिस्तान से होती है जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाए। यहाँ इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं। ये वो जगह है जहाँ उन लोगों को फेंक दिया जाता है जो समाज के लिए या तो बोझ बन चुके हैं या इतने खतरनाक हैं कि उन्हें आम लोगों के बीच नहीं रखा जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेगिस्तान के दो हिस्से हैं। एक तरफ है ऐशो आराम की दुनिया जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन। यहाँ खाने पीने रहने की हर चीज मौजूद है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपको हिला कर रख देगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें भूख और मजबूरी ने इंसान से दरिंदा बना दिया है। ये नरभक्षी हैं। इनके पास ना खाना है ना पानी। जो भी इनके हाथ लगता है उसे मार कर खा जाते हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इसी खौफनाक रेगिस्तान में आज एक लड़की को छोड़ा जा रहा है। नाम है आर्लीन। दो पुलिस ऑफिसर्स उसे यहाँ छोड़ने आते हैं। आर्लीन ने ऐसे जुर्म किए हैं जिनकी कोई सजा मुकर्रर नहीं की जा सकती, इसलिए अब उसे अपनी जिंदगी इस दीवार के उस पार गुजारनी होगी। यहाँ एक बोर्ड पर साफ लिखा है, एबरलैंड पुरानी तरह से खुद के भरोसे है। अमेरिका सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आर्लीन के पास एक कागज है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। अब सवाल ये है कि ये कंफर्ट जोन आखिर है कहाँ और आर्लीन उसे ढूंढ पाएगी या नहीं। आर्लीन इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली चल रही है। दूर तलक कोई नहीं। थोड़ी देर बाद उसे एक क्रैश हुई गाड़ी नजर आती है। वो उसमें आराम करने का फैसला करती है। अचानक किसी के आने की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि कुछ अजनबी लोग हाथों में हथियार लिए उसे घेर रहे हैं। उनके चेहरों पर हैवानियत साफ झलक रही थी। अब क्या होगा आर्लीन के साथ? आर्लीन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मार के बेहोश कर देते हैं। जब आर्लीन को होश आता है तो वो अपने आप को हाथ पैर बंधा हुआ पाती है। आसपास देखती है तो पता चलता है कि उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद कर रखा है। तभी वहाँ एक औरत आती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के आर्लीन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें अपनी सुबह की नाश्ता बना लेती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुबह का नाश्ता। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, नरभक्षी। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से आर्लीन वहीं बेहोश हो जाती है। अब हम इस पूरे नरभक्षी खानदान को देखते हैं जो तादाद में काफी बड़ा है। ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ इंसानों को कैद कर रखा है ताकि इनके खाने में कभी कमी ना हो। इसी बीच हम अपने दूसरे किरदार जेसन से मिलते हैं जो इसी नरभक्षी ग्रुप का हिस्सा है। जेसन का एक छोटा सा परिवार भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला है। कहानी का रुख अब मुख्तर होता है कंफर्ट जोन की तरफ। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हर तरह की सहूलियतें मौजूद हैं। खाने को भरपूर खाना, पीने को साफ पानी, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। इधर आर्लीन नोटिस करती है कि उसे एक काली कोठरी में बंद कर रखा है। तभी उसे ऊपर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो अपने पूरे जिस्म पर अपना ही वेस्ट लपेट लेती है। अगले दिन वही औरत उसे लेने आती है। आर्लीन के जिस्म पर लगी गंदगी देखकर वो घिन से भर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन खाना तो इन्हें खाना ही है, इसलिए वो पानी लेने चली जाती है। इसी दौरान आर्लीन वहाँ पड़ी एक लोहे की रॉड चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही वो औरत वापस आती है, आर्लीन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे जान से मार डालती है। उसे ऐसा करते हुए पास बंद एक कैदी देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि इन लोगों ने उसकी जुबान उसी सुबह नाश्ते में खा ली थी। अब आर्लीन वहाँ से एक स्केट बोर्ड चुराती है और जान बचाकर भाग निकलती है। वो स्केट बोर्ड पर लेटकर काफी दूर तक निकल जाती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अब वो पूरी तरह थक चुकी है। आखिरकार वो वहीं रुक जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली है। वो आर्लीन को ट्रॉली पर लात मारकर बिठाता है और उसे खींचता हुआ कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। ये बूढ़ा आदमी असल में इतना ज्यादा बूढ़ा है कि अभी तक आजाद घूम रहा है। अगर वो जवान होता तो अब तक किसी की प्लेट में होता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लीन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम नरभक्षियों का ही है। वो उसे अंदर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए उसे घर भी देते हैं। आर्लीन अगले 5 महीने वहीं रहती है। अब हम उसे पहले से काफी बेहतर हालत में देखते हैं। उसे एक प्लास्टिक की टांग भी मिल चुकी है और अब वो यहाँ सुकून की जिंदगी जी रही है। दूसरी तरफ हम फिर से जेसन के पास वापस आते हैं। वो अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा है क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर है। तभी उसकी बीवी आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है। जेसन अपनी पेंटिंग छोड़ता है और पास में बंद एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा है क्योंकि आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली है। हालांकि वो लड़की उसके सामने हाथ पैर जोड़ती रहती है, लेकिन जेसन के दिल में जरा भी रहम नहीं। वो एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ एक सुबह हम आर्लीन को देखते हैं। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। जब भी वो आईने में खुद को देखती है उसे अपनी कोई न कोई कमी साफ नजर आती है। उसके कटे हुए हाथ और पैर उसे हर पल उस दर्द की याद दिलाते रहते हैं। अब वो किसी भी हाल में उन नरभक्षियों से बदला लेना चाहती है। इसी इरादे से एक दिन वो बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है। फिर वो कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। वो रास्ता जहाँ से बहुत कम लोग आते जाते हैं। उधर हम जेसन की बीवी शैलीन और उसकी बेटी केट को देखते हैं। दोनों जरूरी सामान ढूंढने के लिए बाहर निकली हैं, इस उम्मीद में कि कुछ काम की चीज मिल जाए। कुछ ही देर बाद आर्लीन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। शैलीन डर के मारे आर्लीन के सामने हाथ जोड़ लेती है। वो कहती है
है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगी, बस उसे जाने दे, क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी है। लेकिन जैसे ही आर्लीन को पता चलता है कि शैलीन एक नरभक्षी है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। आर्लीन कहती है, मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ पैर काट लिए। और बिना एक पल की देरी के वो शैलीन को वहीं गोली मार डालती है। केट कुछ समझ नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया, वो बस सुन रह जाती है। आर्लीन की नजर उस बच्ची पर पड़ती है, उसे उस पर तरस आ जाता है। वो केट को मारती नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। रास्ते में उन दोनों को वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। वहाँ केट को एक खरगोश पसंद आ जाता है। आर्लीन उसे खरीद देती है और फिर केट को अपने घर ले जाती है। आर्लीन का मन किसी भी हाल में उस बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि वो जानती है सब में केट की कोई गलती नहीं। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है। उसकी बीवी और बेटी अभी तक वापस नहीं आई। वो उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता है। तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ती है, जहाँ उसकी बीवी की लाश पड़ी है और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। ये नजारा देखकर जेसन समझ जाता है कि ये किसी ऐसे गिरोह का काम है जो बच्चियों की सप्लाई करता है। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है, अपनी बेटी केट की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। जेसन पूछता है, क्या शर्त? बूढ़ा कहता है, तुम्हें भी मेरे जैसा ही एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो बेबस है। वो वहीं बैठकर बूढ़े आदमी का स्केच बना देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसी कागज पर एक लफ्ज लिख देता है, कंफर्ट जोन। ये देखकर जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है। इधर आर्लीन केट को लेकर एक क्लब में जाती है। उसी वक्त कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी की एक बड़ी पार्टी चल रही है। इस पार्टी का मालिक है जॉन। जॉन असल में पूरे इलाके में पाउडर की सप्लाई करता है। इसी से एक टैबलेट बनती है, जिसे खाने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। आर्लीन भी वही टैबलेट ले लेती है। इसी दौरान हम केट को देखते हैं। उसके हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। वो केट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। असल में जॉन पूरे इलाके का मेयर भी है, इसलिए वहाँ मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। उधर आर्लीन पर उस पाउडर का असर शुरू हो चुका है। उसकी दुनिया उसे बहुत खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो केट को ढूंढती रहती है। होश पूरी तरह खो चुकी आर्लीन उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। उसे ये तक पता नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास जेसन खड़ा है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में आर्लीन का आर्टिफिशियल पैर है, जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती। इसी बीच जेसन उसे अपनी बेटी केट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को देखा है। डर के मारे आर्लीन झूठ बोल देती है, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच्चाई पता चली तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को आर्लीन की जरूरत भी है, क्योंकि कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के पास आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसलिए जेसन आर्लीन के सामने एक डील रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे अंदर से मेरी बेटी को ढूंढ कर ला कर दोगी। वो उसे साफ चेतावनी भी देता है, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ लाऊंगा और फिर तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा जाऊंगा। आर्लीन ये डील मानने को मजबूर हो जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है। वो उसी नरभक्षी खानदान का हिस्सा है। वो जेसन से सौदा करता है, इस लड़की का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। जेसन मना कर देता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, देख भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो इस लड़की को लेकर जाऊंगा, अगर रोकना है तो आकर मुझसे लड़ ले। अब यहाँ अचानक कुछ ऐसा होता है कि जेसन आर्लीन को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से जाने लगता है। आर्लीन चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो आदमी पीठ घुमाता है, जेसन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जेसन उसका एक हाथ काट लेता है। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक तेज रेतीला तूफान आ जाता है। मजबूरन दोनों एक तंबू लगाकर वहीं रुक जाते हैं। तूफान धीरे धीरे थमता है, लेकिन तब तक चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, इसलिए दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेसन उसी मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वहीं आर्लीन को भी देता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जेसन बताता है कि जब वो 16 साल का था तो वो एक बॉर्डर के जरिए अमेरिका आया था, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से देश में घुसा था। तभी से वो इसी इलाके में रहने को मजबूर है। वहीं आर्लीन अपनी कहानी सुनाती है। वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया। प्यार में अंधी होकर उसने उसे अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी। जब अमेरिका को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। वो गोली सीधा जेसन को लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ लोग अचानक वहाँ आ जाते हैं। वो कंफर्ट जोन के होते हैं। वो आर्लीन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं, लेकिन अब आर्लीन का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता। वो जेसन को वहीं छोड़कर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है और वापस उसी जगह जाती है जहाँ उसने जेसन के साथ शाम बिताई थी। वहाँ उसे जेसन की स्केच बुक मिलती है, जिसमें उसकी बेटी केट के कई स्केच बने हैं। उन्हें देखकर आर्लीन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि आज केट के
खो जाने की कहीं ना कहीं वजह वो खुद ही थी। अब वो तय कर लेती है कि किसी भी हाल में वो केट को ढूंढेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से केट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं। इधर वही बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ कौओं को देखता है। उसे शक होता है कि शायद वहाँ कोई जानवर मरा पड़ा है। वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वो जेसन को बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसके जिस्म में थोड़ी सी जान लौट आए। उधर आर्लीन उदास होकर अकेली बैठी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करे। तभी उसकी नजर जॉन के पैलेस पर पड़ती है। वहाँ से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ केट भी होती है। आर्लीन उस वक्त कुछ नहीं करती। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब ठीक हो चुका है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ आर्लीन उस पैलेस में पहुँचती है जहाँ कई सारी औरतें काम कर रही हैं। वो सब उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भर रही हैं। ये सब देखकर आर्लीन उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। यहीं हमें पता चलता है कि जॉन ने केट को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं। इसी वजह से वो आर्लीन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक लेडी आर्लीन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सके। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लीन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। फिर वो उसी लेडी को बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। आर्लीन जॉन से कहती है, अगर तुमने उस बच्ची को अभी नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगा और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है। वो बिना एक पल गवाए केट को छोड़ देता है। केट को लेकर आर्लीन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है। उसी वक्त सामने से आते हुए जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लीन उससे गुजारिश करती है कि वो भी उसे अपने साथ ले चले। ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है। वो कहता है, हम लोग नरभक्षी हैं, तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लीन मना कर देती है। वो कहती है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में वो केट के उसी खरगोश को पका देता है और उसे खिला देता है। ये देखकर आर्लीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही इस दुनिया की हकीकत है। अब जेसन ने आर्लीन को भी एक्सेप्ट कर लिया है, यानी अब ये तीनों एक परिवार बन चुके हैं। लेकिन कब तक, ये उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका खाना बन जाए कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।